नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। मैं हूं पवन शर्मा और मेरे साथ हैं दीपक खजूरिया। आज हमने दोनों ने बात कर रही है कि नगरोटा विधानसभा में जो उपचुनाव होंगे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी कौन सा उम्मीदवार लेकर आती है, क्या समीकरण रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे ही बात होगी। नगरोटा विधानसभा की डेटें अनाउंस हो चुकी हैं बाई इलेक्शन की। बिहार चुनावों का जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ की भी डेटें अनाउंस कर दी। एक बार आपको डेट बता देते हैं कि 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आएगी, 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन भरे जाएंगे, जो अंतिम दिन होगा। 22 अक्टूबर को जो नॉमिनेशन भरे गए हैं उनकी जांच होगी। 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी वो तिथि होगी। और उसके साथ ही फिर 11/11/2025 यानी 11 नवंबर को यहां पर पोलिंग होगी और काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर को होगी और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। और कौन सा विधायक नगरोटा से बनेगा वो उसी दिन फैसला होगा। तो दीपक, भारतीय जनता पार्टी पर आज हम बात करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव खेल सकती है? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें शायद पिछले साल की याद होगी। पिछले साल 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए थे 2016 चुनाव के। जो 2024 के चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उसके रिजल्ट 8 अक्टूबर को आए थे और जो सरकार बनी थी वो 16 अक्टूबर को। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट यही सीजन था, यानी कि एक साल बाद आखिरकार जो 2 सीट्स थी, एक तो दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा जो विधायक थे नगरोटा से बीजेपी के, उनके स्वर्ग सिधारने के बाद खाली हुई, और दूसरी सीट को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छोड़ा था क्योंकि गांधरबल और बडगाम दोनों जगह से जीते थे और गांधरबल सीट को रिटेन किया था और बडगाम सीट उनको छोड़नी पड़ी थी। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद और बहुत प्यार इनका हमें पिछले साल चुनावी चालीसा, सीटें दा कमचोल, सीटें दा कमजोर से बहुत मिला है। तो आपके सामने हम दोबारा दोनों हाजिर हुए हैं इसीलिए क्योंकि आपने बहुत ट्रस्ट किया और जो हमने आपको समीकरण बताए थे लगभग वो सारे सही भी हुए। तो इस बार भी शुरुआत नगरोटा से करते हैं, बाद में बडगाम पर भी जाएंगे और आज शुरुआत बीजेपी पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नगरोटा सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था 2024 में चुनावों में और देवेंद्र सिंह राणा बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे। अब बात यह है कि यहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो जाहिर सी बात है कि पार्टी ये चाहेगी दिल्ली तक कि ये सीट पार्टी की झोली में वापस आए, क्योंकि ये सीट उनने जीती हुई थी और अनफॉर्चुनेटली राणा साहब के नहीं रहने से वो सीट खाली हुई थी। तो एक सबसे पहला नाम जो इस समय बहुत चर्चाओं में वो दिव्यानी राणा का है। दिव्यानी राणा हालांकि कोई परिपक्व नेता नहीं है मगर दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं और इस समय बीजेपी में वो वाइस प्रेसिडेंट है युवा मोर्चा की। इस कारण भी उनका जो है दावा बहुत पक्का नजर आ रहा है। दूसरी ओर वहां पर दावा जो बहुत ज्यादा पक्का हो सकता है वो है नंद किशोर शर्मा। तो पहले देवयानी राणा की हम बात करते हैं। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा, इसमें कोई शक नहीं, कद्दावर नेता जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में नगरोटा की सीट डाली, फिर बीजेपी की झोली में भी डाली, फिर बीजेपी की झोली में भी डाली, कि वो सीट उनकी पेट सीट हो चुकी, पेट सीट। और नगरोटा के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा भी गांव होगा जहां पर देवेंद्र सिंह राणा ने विजिट नहीं किया होगा। देखिए देवेंद्र राणा की खासियत थी पवन जी की, देवेंद्र राणा एक बहुत कम ऐसे नेताओं में आते थे कि अगर कोई उनको ये कहता था कि हमारी गली बनवानी है या पुली बनवानी है तो इसका इंतजार नहीं करते थे कि टेंडर कब होगा, वो अपने पैसों से बनवा दिया करते थे, टेंडर चाहे बाद में हो। मतलब लोगों के लिए जो दिक्कतें थी ना वो काम रुकने नहीं देते थे, जिस कारण लोग उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा, उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा था। 2 चीजों में बहुत खास माने जाते थे, एक तो लोगों को पर्सनली नाम से जानते थे, जैसे पवन जी ने कहा कि किसी भी गांव में चले जाओ राणा साहब ने वहां विजिट किया होगा। दूसरी उनकी खासियत ये थी कि वो लोगों के साथ घुल मिल जाया करते थे, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो गुज्जर समुदाय हो, चाहे वो राजपूत समुदाय मतलब जाति के लोग हो, ब्राह्मण हो, मतलब अब वो जहां देवेंद्र सिंह राणा साहब चले गए समझ लीजिए आपसे गले मिलकर उन्होंने आपको अपना बना लिया। और उनके घर में दरबार भी लगता था, उनके दरबार भी लगता, चेयर्स पड़ी होती थी बाहर और सुबह शाम लोग मिलने भी आते थे। ये दरबार जब वो एमएलसी थे तब से लगा करता था और तब से उनकी नजर नगरोटा पे थी, तो नगरोटा के लोगों से तब से जुड़ना शुरू हो गए थे। इसमें एक चीज और भी थी, देवेंद्र सिंह राणा ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सीट जीती थी उस समय उनकी पैठ इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद नगरोटा में कदम रखा उस समय उन्होंने एक ऐसी तकनीक के साथ वहां पर जितने भी दूर दराज की पंचायतें थी, वहां के जितने भी रेबल कैंडिडेट भी थे, सबको साथ जोड़ लिया।
उसका एक खास कारण था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पंच सरपंच थे जो राणा साहब से ये कहा करते थे कि हम कश्मीर बेस्ड पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाए। आपके साथ तो हम हैं। मगर जब वो बीजेपी में चले गए तो बहुत सारे ऐसे पंच सरपंच जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े थे, बीजेपी के साथ जुड़े थे, वो उनके साथ मिल गए, जिससे कि बीजेपी तो मजबूत हुई हुई, दविंदर राणा बड़ी मजबूती के साथ जीत कर आए। और अनफॉर्चुनेट रहा कि वो 1 अक्टूबर को चुनाव होते हैं और 1 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार होता है, यानी कि 1 महीने के अंदर वो चले गए। नहीं तो दविंदर राणा वाकई में एक बड़े कदावर नेता बीजेपी के होते। मगर आज बीजेपी को उनके नाम पर कैंपेन करने में लाभ होगा, ये बात साहिर है। तो कहा जाए कि देवयानी राणा को अगर बीजेपी मैदान में लाती है, अगर लाती है, तो इसका लाभ मिल सकता है। देखिए, फिलहाल रेस में देवयानी राणा का नाम ऊपर है, मगर उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हम डिस्कस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो ओपन बात रखेंगे, जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। देवयानी राणा की खासियतों की पर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ी खासियत उनकी यही है कि उनके नाम के साथ राणा जुड़ा हुआ है। राणा जुड़ा वो हुआ। देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, ये एक खासियत उनकी सबसे पहली है। दूसरी खासियत उनकी ये है कि सिंपैथी वोट है, हाँ, क्योंकि लोगों को देवेंद्र सिंह राणा के किए हुए काम याद हैं, लोग उनके साथ जुड़ाव उनका याद है, और इसलिए लोग उनकी बेटी अगर मैदान में उतरती हैं तो उनके साथ सिंपैथी वोट जा सकता है। अब बात आ जाती है जो उनके शायद पक्ष में नहीं जाती जो चीजें, खैर पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती है वो बात अलग है, रेस में ऊपर है ये बात जाहिर है। दूसरी बात जो नहीं वाली बात है वो ये है कि देवयानी राणा अभी सियासत में परिपक्व नहीं है। और बीजेपी में एक बात बड़ी खास मानी जाती है कि सियासत में अगर कोई परिपक्व नहीं है तो उसे समय देते हैं वो पहले ग्राउंड पे खेलने का। तो बिल्कुल। शायद अभी उतना समय पा, क्योंकि अभी राणा साहब को गए हुए भी 1 साल नहीं हुआ, अभी उनकी जो पहली बरसी है आनी है। तो दिव्यानी राणा को बीजेपी ज्वाइन किए हुए 9-10 महीने हुए हैं, इतने कम समय में अभी दिव्यानी राणा ने उतनी सियासत सीखी नहीं है। हालांकि उन्होंने- विजिट विजिट उन्होंने बहुत नहीं, जारी- विजिट करना और सियासत करने में फर्क है। हाँ। विजिट करने का उन्हें लाभ वही मिलता है जो हमने पहले ही बोल दिया, सिंपैथी। Sympathy। विजिट तो सिंपैथी के नाम पे हो रहा है ना, कि लोगों को पता है, वो कहीं भी जाती है, लोगों को पता है देवेंद्र सिंह राणा की बेटी आई है, तो वो उनसे उसी तरह मिलते हैं। हाँ, उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया है। जितना मैं दिव्यानी राणा को जानता समझता हूँ, दिव्यानी राणा बिल्कुल सोशल फिगर नहीं थी राणा साहब के होते हुए, वो लोगों से मिला ही नहीं करती थी। शायद उनके घर पे जो लोग आते थे उन्होंने कभी दिव्यानी राणा को देखा भी नहीं होगा, और बहुत कम लोगों ने उनका चेहरा भी देखा था। मगर जैसे ही वो बीजेपी में आई, उन्होंने अपने बाप की जो खास, अपने पिता की एक खास कला थी, वो उसको पकड़ लिया, उस डांस को लोगों से कनेक्ट करना। अगर आप जगराते में जा रही हैं तो 2 भजन भी गाने हैं, अगर आप किसी के घर अफसोस करने जा रही हैं तो जमीन पे भी बैठना है, भंडारे में जा रही है तो साथ में खाना भी खाना। लीडर बनने की तैयारी हो रही है। अब लोग उनसे कनेक्ट कितना कर पाते हैं, क्या जितना वो देवेंद्र सिंह राणा से कर पाते थे, ये बात बाद में होगी। अब नंबर 2 पे आते हैं नंद किशोर शर्मा। बिल्कुल, नंद किशोर शर्मा जुगल किशोर शर्मा के भाई हैं, जो एमपी है, इस समय भी एमपी है, जम्मू पुंछ जो लोकसभा सीट है। एक बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, अब जम्मू रियासी हो गई है, अब जम्मू रियासी हो। एक बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, पहले जम्मू पुंछ होती थी, बिल्कुल चुनाव भी लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद एक कहा जाता है, नंद किशोर शर्मा कई बार कार्यक्रमों में भी बोलते हैं कि जब देवेंद्र सिंह राणा को टिकट दे दी गई तो पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि आप देवेंद्र सिंह राणा को जितवा कर भेजिए, बिल्कुल, अगली बार हम आपके बारे में। देवेंद्र सिंह राणा ने खुद भी ये बात कही थी कि नंद किशोर शर्मा जुगल जी के नहीं, मेरे ही छोटे भाई हैं, और ये मेरे साथ चलेंगे तो मैं जरूर जीतूंगा, और अगली बार शायद मैं ये बोलूं कि इन्हीं को टिकट दीजिए। क्योंकि नंद किशोर शर्मा की एक, अब वही बात आती है, उनको अगर ये उनकी खासियत है कि वो जुगल किशोर शर्मा के छोटे भाई हैं, तो उनकी एक और खासियत भी है कि नंद किशोर शर्मा बेसिकली जुगल किशोर शर्मा जी की वजह से पार्टी में नहीं आए, वो पार्टी में पहले से वो पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है बीजेपी के। और बीजेपी में एक बात बहुत साफ है कि नंद किशोर शर्मा कार्यकर्ता बहुत जबरदस्त है, यानी कि वो दूसरों को चुनाव लड़वाने जिताने में उनका रोल बहुत अहम रहता है, और उनको नंदू के नाम से लोग वहां जानते हैं, और बहुत वो पॉपुलर भी है लोगों में। दूसरी बात उनकी खासियत यह है कि जब उन्होंने चुनाव देवेंद्र सिंह राणा के खिलाफ लड़ा था बीजेपी की टिकट पे 2015 में, वो कोई बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे, क्लोज हारे थे। तो पार्टी उनके ऊपर दाव इसलिए भी खेल सकती है कि पार्टी को पता है कि एक लेवल ऑफ वोट्स उन्होंने पहले लिया हुआ है, और आज अगर पार्टी उनके साथ और कैंपेन उनके साथ आगे चलेगी तो वो शायद जीत भी जाएंगे, और इसलिए नंद किशोर शर्मा को मौका दिया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि बेसिकली अगर हम वही बात करते हैं कि समीकरण जो आपका जाति समीकरण रहता है, तो जाति समीकरण के हिसाब से भी वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और उनका अपना परिवार वहीं का नगरोटा का रहने वाला है, और उस हिसाब से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छी खासी ब्राह्मण कम्युनिटी का जो है वोट बैंक है, तो उनको उसका लाभ मिल सकता है। हाँ, ये भी है, क्योंकि नगरोटा में जातीय समीकरण जरूर होंगे,
क्योंकि नगरोटा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर हर समुदाय के लोग भी हैं और विभिन्न जातियों के, वैसे हर विधानसभा में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जातीय समीकरण है वो इसलिए ज्यादा पावरफुल है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, अलग अलग बेल्ट के लोग हैं, शहरी भी है, मैदानी भी है, पहाड़ी इलाका भी है, और यहाँ पर ऐसी जाति समीकरण भी हो सकते हैं कि उसी जाति के कैंडिडेट को ज्यादा प्रमुखता मिले। जैसा कि नंद किशोर शर्मा की हम बात कर रहे थे, तो नंद किशोर शर्मा भी लगातार लोगों के बीच में हैं, उन्होंने अपना संपर्क नहीं तोड़ा। भले ही देवेंद्र सिंह राणा का स्वर्गवास हो गया, जब देवेंद्र सिंह राणा यहाँ पर विधायक थे तो नंद किशोर शर्मा उनके साथ मंच भी शेयर करते दिखे, उनके साथ रैलीज में भी जाते थे। उनके निधन के बाद भी वो लगातार लोगों के संपर्क में रहे। हालांकि देवयानी राणा ने भी कई ऐसे कार्यक्रम किए जहां पर नंद किशोर शर्मा उनके साथ थे, वो चाहे मजालता का इलाका हो या फिर सुरईसर का इलाका हो। लेकिन अब कहानी अगर हम दीपक बात करें जातीय समीकरण की, एक तरफ राजपूत कम्युनिटी, एक तरफ ब्राह्मण कम्युनिटी, और इसी बीच में वहां पर एक और नाम, एक ऐसा नाम जिसने पंचायत कॉन्फ्रेंस को लेकर एक नया अध्याय देखिए मोहन जी, पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि ये तो एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि हम जितना मर्जी कह लें जातिवाद से ऊपर उठना, भारत में चुनाव हमेशा जाति समीकरण के ऊपर ही लड़े जाते हैं और टिकट्स भी वैसी दी जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने व्यूअर्स का ध्यान पीछे खींचे, करीबन पिछले 20 वर्षों की बात करें, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमें 2 बार राजपूत चेहरे दिए हैं और 2 बार ब्राह्मण चेहरे दिए, यानी कि 2 बार जुगल किशोर शर्मा 2002 में और 2008 में जीत के आए बीजेपी की टिकट पे, 2015 और 2024 में जीतकर देवेंद्र सिंह राणा आए, यानी कि 2 बार राजपूत चेहरे और 2 बार ब्राह्मण। उससे पीछे भी चले जाए तो भी ऐसा ही है, तो बलवान सिंह जीते थे, अजात शत्रु सिंह जीते थे, तो वहां पर एक जो ब्राह्मण राजपूत समीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पवन जी ने कहा। मगर ऐसे तीसरा जो कैंडिडेट अगर हम बात करें, एक और ऐसे कैंडिडेट हैं जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के नाम पर प्रेसिडेंट भी रहे हैं और नगरोटा के रहने वाले हैं और एक पंचायत से 3 बार सरपंच बने हैं, वो नाम है अनिल शर्मा। हाँ। अनिल शर्मा बेसिकली, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वहां पंचायतों का रोल बहुत ज्यादा होता है। जैसे शहर में किसी विधायक को बनाने में काउंसलर्स यानी कि कॉर्पोरेटर्स का रोल होता है, ऐसे ही गांव में पंचायतों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे में अनिल शर्मा हो सकता है अगर टिकट मैनेज कर ले पार्टी के भीतर या उनको टिकट मिल जाए तो वो भी उभर सकते हैं एक बड़ा नेता बनकर, और उनके ऊपर भी पार्टी सोच विचार कर सकती है। देखिए, मैंने अनिल शर्मा का इंटरव्यू किया था, अपने स्टूडियो में बुलाया था, तो मैंने कहा कि आपने पंचायत स्तर के ऊपर बहुत काम किया, आप ऑल इंडिया सॉरी ऑल जे.एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष हैं अभी भी, क्योंकि कुछ डीडीसी अभी भी काम कर रहे हैं, पंचायत तो खत्म हो गई, लेकिन आपने इस लेवल तक काम किया कि दूर दराज बैठे पंचों सरपंचों की आवाज आपने सरकार तक लाई, दिल्ली तक पहुंचाई, बहुत से डेलीगेशन भी लेकर, जहां से पीएम से भी मिले, होम मिनिस्टर से भी मिले। तो मैंने कहा था कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती, कोई और कैंडिडेट आ जाता है तो अनिल शर्मा ने एक ही स्पीड में मुझे नगरोटा के 40 से 50 गांव के नाम सुना दिए। तो मतलब उनकी पकड़ है, आपका कहता है जितने नाम मैंने बोले हैं, अगर कोई कैंडिडेट इतने गांवों के नाम जानता होगा तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। अच्छा, अनिल शर्मा की भी खास बात यह थी कि देवेंद्र सिंह राणा से संबंध अच्छे थे, उनके साथ भी चले थे और उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया था। अब बड़ी बात है, पार्टी को, एक पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल ये भी चीज है कि वो देवेंद्र सिंह राणा जो आखिरी बार विधायक बने, उनकी बेटी को देना है या उनके साथ चले हुए 2 खास लेफ्टिनेंट्स नंद किशोर शर्मा या अनिल शर्मा को देना है। तो ऐसे में बात यह है कि बीजेपी के लिए तीनों चेहरे इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है चौथी, क्योंकि बीजेपी बहुत मशहूर रहती है पार्टी इसी के लिए कि कई बार अचानक नया चेहरा दिया जाता है। हो सकता है तीनों को ना मिले, ऐसे में इन तीनों को ना मिलकर कोई चौथा चेहरा आ जाए, उसकी भी बड़ी बात है। उसके लिए 6-7 नाम है, मगर हम लेंगे कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी में कहा जाता है जिनकी चर्चाएं होती हैं उनका नाम पीछे रह जाता है। तो जो नाम भी है, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे नाम देख रहे होंगे, ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी एक चीज ये रहेगी कि ये सीट केवल जीतनी नहीं है, बीजेपी को इस सीट से ऐसे नेता को विधानसभा भेजना है जो कल को बीजेपी के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम कर पाए और बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंप पाए। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कनेक्ट करती है, और नगरोटा शहरी में भी आता है, नगरोटा रूरल में भी आता है, पिछड़ा वर्ग में भी आता है, कंडी बेल्ट में भी आता है, और वहां पर सभी जातीय समीकरण है। इसलिए बीजेपी बहुत सोच विचार करके ही इसकी सीट फाइनल करेगी, और देखना यह होगा कि आखिर बीजेपी किसे यहां से विधानसभा भेजना चाहती है। मगर
बीजेपी की नजर इस चीज पे भी होगी कि वो कोई हल्का कैंडिडेट ना दे, ताकि ये सीट कहीं हाथ से निकल ना जाए। क्योंकि एक चीज आपको याद रखनी है, पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में ये सीट बीजेपी के पास ही रही है। देखिए इसमें दो चीजें और हैं दीपक। एक बार एनसी के पास गई थी, हाँ, बीच में, एनसी के पास जब गई थी। देवेंद्र राणा जीते। देखिए इसमें दो चीजें और भी हैं। जो नगरोटा की डेमोग्राफी है, जम्मू शहर से सटी हुई विधानसभा है, कुछ हिस्सा जम्मू ईस्ट में इस बार आया है, और नगरोटा के साथ थोड़ा आगे वाला एरिया ऐड ऑन हुआ है, ऐड ऑन हुआ है। पहाड़ी, कंडी और मैदानी तीनों है। और इस बार जो बाढ़ आई थी, और उसने इस पूरे इलाके के अंदर बहुत सी जगह पर बहुत ज्यादा तबाही नुकसान भी किया है। वहां पर लोगों के बीच कौन पहुंचा वो भी मैटर करेगा। बिल्कुल। जो लोग अपने घर बार छोड़कर टेंट लगाकर स्कूलों में रह रहे हैं, उनके पास रसद लेकर उन लोगों की सुध लेने कौन गया, ये भी मैटर करेगा। तो आज तो हम सिर्फ बात बीजेपी की कर रहे हैं, बाकी हम बाद में भी करेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी बहुत से नेताओं ने टूर किए, बहुत से लोग उनके पास पहुंचे, उन लोगों की मदद की। लेकिन अब वोट बैंक जो होता है, जो वोटर्स होते हैं, ये बहुत चालाक हैं। अब वो वोटर्स पुराने वाला नहीं रहा। अब जो भी मतदाता है वो बहुत परखता है। कई जगह पर कहते हैं कि एक बार वेव चल पड़ी कि अगर ये कैंडिडेट है पार्टी का तो इस बार इस पार्टी को वोट देना, फिर कैंडिडेट को नहीं देखते, फिर वो पार्टी को देखते हैं। और कई जगह पर मैंने इस बार पिछली इलेक्शन में भी देखा, लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा, पार्टी देखी, और कुछ जगह पे पार्टी नहीं देखी, कैंडिडेट वहां कैंडिडेट देखा। अगर इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं तो कैंडिडेट की वैल्यू होगी। आप देख लीजिए, सतीश शर्मा जीता, सतीश शर्मा जीते, बनी से रामेश्वर सिंह जीते, और अब उसके बाद आपके रोशन जीते वहां से, किश्तवाड़ से, किश्तवाड़ से, हाँ, इंद्रवल से, और उसके बाद आपके रजौरी पुंछ से भी एक जस्टिस जो है, हाँ, वो भी इंडिपेंडेंट जीत के आए, है ना। सुरनकोट से अकरम जीत के, एनसी के जो रेबल थे वो जीते। कश्मीर में भी इंडिपेंडेंट जीता। बिल्कुल। तो ये कहानी कई बार होता है कि पार्टी का नाम कई बार जुड़ता है तो मतदाता पार्टी के इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने कहकर कर दी कि बीजेपी ने ये भी बड़ा ध्यान से देखना है कि इनमें से कभी ऐसा ना हो कि वो गलत कैंडिडेट दे दे और उनका सही कैंडिडेट रेबल खड़ा हो जाए और बीजेपी को ही पटकनी दे दे। तो ऐसा हो सकता है। पार्टी बहुत सोच विचार करेगी, सिर्फ ये नहीं है कि सिंपैथी वोट के नाम पर ही आपने टिकट फाइनल करनी है। आपको बहुत समीकरण देखने हैं, जोड़ने हैं, उसके बाद आपको ये फैसला लेना है कि आखिर विधानसभा में आपको किसको भेजना, और भेजना भी उसको है जो मजबूती से पहले चुनाव जीतेगा भी। अब फिलहाल तो राज्यसभा चुनाव की तैयारियां हैं, और इसी बीच में अब ये भी आ गया है मसला कि टिकट किसको मिलेगी। जैसे राज्यसभा के लिए बहुत से लोग दिल्ली पे डेरा लगाए बैठे हैं, अब इसके लिए भी दौड़ लगेगी, और बाद में पता चले कि जो राज्यसभा के लिए डेरा लगाए बैठे हैं उन्हीं में से किसी को नगरोटा लड़ा रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का कोई पता नहीं है, ये अचानक जो है सरप्राइज देती है। क्योंकि एक चीज जाते जाते हम आपको वैसे बता दें कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह आजकल नगरोटा में ही रह रहे हैं। उनका तो वोट नगरोटा से है। देखिए, अब कुछ भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ भी हो सकता है, वो इस तरह के सरप्राइज करने में पहले भी वो आगे रहे हैं, तो हो सकता है ऐसे भी सरप्राइज हो। लेकिन हम बात कर रहे थे आज नगरोटा बाई इलेक्शन की, नगरोटा उपचुनाव की। डेटें अनाउंस हो चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी शुरू हो जाएगी 13 तारीख के बाद, और सरगर्मियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है बीजेपी किसको टिकट दे सकती है, और आप क्या चाहते हैं कौन बीजेपी का कैंडिडेट हो। साथ ही साथ कल हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस क्या रुख अपनाएगी नगरोटा को लेकर। अगर आपके कोई खास इनपुट्स हैं तो नीचे हमें वो डीएम भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल, आप हमें बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो कि हम किस मुद्दे को लेकर कौन सा सवाल जो है वो आपके सामने रखें। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हम वो भी शामिल करेंगे। कल हम करेंगे, जैसा दीपक ने कहा, कि कांग्रेस एनसी का क्या रोल रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या अदर पार्टी के कैंडिडेट नगरोटा में किस तरह से अपना जोर लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे नगरोटा के बाद बड़गाम की ओर। लेकिन आज हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी नगरोटा में किस उम्मीदवार के ऊपर दांव खेलेगी। जैसे 3 नाम हमने जिनका जिक्र किया, और दीपक ने साथ में ये भी इशारा कर दिया कि कुछ और भी नए चेहरे हो सकते हैं। तो फिलहाल 3 नाम जो थे वो देवयानी राणा, जो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, वो भी काफी समय से वहां पर दौड़ धूप कर रही हैं, हर जगह पर वो भी जा रही हैं जब से उन्होंने मन बना लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद नंदकिशोर शर्मा, वो तो रहते ही वहीं पर हैं उसी विधानसभा में, उनका भी विजिट बहुत ज्यादा है। अनिल शर्मा जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, वो भी इसी इलाके में दौड़ रहे हैं, वो भी ज्यादा कर रहे हैं। तो दीपक, मेरा एक सवाल अभी भी है, हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। नंदकिशोर शर्मा, देवयानी राणा,
अनिल शर्मा, 3 कैंडिडेट। हम एक साइड पे रख देते हैं कि कोई जी। और आएगा, हो सकता है कोई आए, हो जी। सकता नहीं है, उसको 3 कैंडिडेट जो हैं, भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को लेकर, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा हो सकती मुझे लगता है कि अगर ज्यादा चर्चा की बात करें तो पहले दो नाम जो हमने डिस्कस किया, दिव्यानी राणा वर्सेस नंदकिशोर शर्मा रहेगा बीजेपी में, क्योंकि इन्हीं दो नामों के ऊपर चर्चा होगी। और उसमें मैं आपको सही बताऊं, अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है कि नंदकिशोर शर्मा जो है एक स्टेप ऊपर रहेंगे, क्योंकि नंदकिशोर शर्मा के कुल मिलाकर अगर हम सारी चीजें देखें तो एक स्टेप ऊपर रहने का कारण ये है कि अल्टीमेटली वो खुद के नाम पे टिकट मांग रहे हैं, और है। दिव्यानी राणा का आज भी टिकट मांगना या उनको टिकट देना स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के नाम पे होगा। बिल्कुल, नाम साथ चलता है, इसमें कोई शक नहीं। पैठवी जो होती है वो पारिवारिक, अगर कोई पैठ हो, जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा की अपनी पैठ है नगरोटा में, अगर उनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है तो वो उनको उस पैठ का लाभ तो मिलेगा ही। और दूसरी ओर अगर हम बात करें नंदकिशोर की, उनकी अपनी पैठ भी है, उनके भाई की भी है, वो वहां से 2 बार विधायक रहे हैं, तो उनको भी लाभ मिल सकता है। और तीसरा, अनिल शर्मा, पंचायत स्तर के ऊपर, गांव गांव दूर दराज तक जुड़े हुए, हर व्यक्ति से उनका अच्छा संबंध, उनकी भी अपनी एक पैठ है पूरे विधानसभा में, लेकिन डिसीजन पार्टी लेगी। पार्टी को फैसला करना है कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ पे जाए। पार्टी ने जांच अपने स्तर के ऊपर, वो उनके जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, उन्होंने लोगों के कई बार उन्होंने इनपुट्स ले लिए होते हैं, हो सकता है उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली हो, फाइनल भी कर दिया हो कि किसको टिकट देनी है। और जब टिकट अनाउंस होगी उसके बाद फिर समीकरण और बदलेंगे कि किस किस हिसाब से टिकट बांटी गई है, क्या कोई रेबल कैंडिडेट आ सकता है, क्या इन्हीं में से एक को सपोर्ट करने के लिए दोनों कैंडिडेट भी आ सकते हैं, जैसे देवेंद्र सिंह राणा की सपोर्ट में अनिल भी आगे और नंदकिशोर भी आगे। क्या इस बार भी ऐसा होगा, अगर दिव्यानी राणा आती है तो उनको दोनों सपोर्ट करें, अगर नंदकिशोर आते हैं तो ये दोनों कैंडिडेट उसको करें, अगर अनिल शर्मा आते हैं तो ये दोनों उनको करें, या फिर कोई नया चेहरा आ जाता है तो फिर तीनों उनको करें, वो तो समय बताएगा। लेकिन आखिरी सवाल मैं दीपक आपसे ये एज ए इतने सालों की लंबी पत्रकारिता के बाद ये मैं ये पूछ रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। पार्टी ने, जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल का सर्वे करवाया होगा। देखिए, पार्टी ग्राउंड का सर्वे आज से नहीं, जब से देवेंद्र सिंह राणा स्वर्ग सिधारे हैं उसके बाद से, जब से ये समीकरण शुरू हुए थे कि कभी भी चुनाव हो सकता है, तभी से शुरू कर दिए थे। और पार्टी, आपको पता है, बीजेपी का सर्वे जो है वो केवल अपना इंडिपेंडेंट सर्वे नहीं होता। बीजेपी का सर्वे 3 तरह से होता है। एक तो पार्टी अपने नेताओं से सर्वे लेती है, दूसरा पार्टी का जो खास तौर पे आरएसएस का सर्वे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और तीसरा सर्वे जो इंडिपेंडेंट जो होती हैं अलग अलग बॉडीज, और पार्टी की बहुत सारी इंडिपेंडेंट इनके विंग्स हैं जो सर्वे करते हैं, वो रहेगा। इन तीनों सर्वे को मिलाकर फिर पार्टी के जो सीनियर नेता है, जो जम्मू की कोर कमेटी है जम्मू कश्मीर की, वो बैठेगी, और फाइनल फैसला तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है जो दिल्ली से होगा। और दिल्ली में फिर ये भी देखा जाता है कि कौन किसका नजदीकी है। बिल्कुल, एक शब्द है MATA, माता, मेरा आदमी तेरा आदमी, MATA, ये हर पार्टी में है, जरूरी नहीं कांग्रेस, जहां समाजवादी पार्टी, जहां आम आदमी पार्टी, ये हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है। वो बाद में देखेंगे कि माता किसके ऊपर स्टिक बैठता है। लेकिन जैसा दीप ने कहा कि सर्वे संगठन भी करवाते हैं, पार्टीज भी करवाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में RSS का जो उनका ग्राउंड पे काम किया होता है, जो उनके पास इनपुट्स होते हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं पार्टी के उन लोगों को ये समझाने के लिए कि यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट स्टिक बैठेगा। और जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मुझे पता है कि RSS का जो सर्वे जिस विधानसभा से जिस भी कैंडिडेट के लिए गया हो, मुझे नहीं लगता कि वहां पर 80-90 वाली गेम रही हो। वहां स्टिक रहती है, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है कई बार, लेकिन सर्वे उनका स्टिक होता है। डिपेंड ये करता है कि किसका नाम गया होगा। खैर, इंतजार करेंगे भारतीय जनता पार्टी किसका नाम अनाउंस करती है। तो कल हम मिलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो नगरोटा में क्या करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रोग्राम को आपने पूरा देखा, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने कमेंट्स जरूर करके बताइए कैसा लगा ये प्रोग्राम और किसे मिल सकती है टिकट। और कल जो प्रोग्राम होगा NC और कांग्रेस गठबंधन पर, उसके बारे में भी हमें अपने विचार भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।